हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का अध्याय 16 जिसका नाम है प्रकाश के प्रश्न उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर को समझाया है। पहले आप उस वीडियो को देखना जिससे प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। वह आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, मान लीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, तो क्या आप कमरे के बाहर भी वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। तो ये वाला प्रश्न बच्चों अभी आपकी जो मार्च की वर्कशीट है उसमें भी आया था कि हम उत्तर देखते, हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं जब वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है, लेकिन अंधेरे में कमरे में कोई प्रकाश वस्तु से परावर्तित नहीं हो पाता, इसलिए हम अंधेरे कमरे में वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं होते। लेकिन अगर कमरे के बाहर प्रकाश है तो हम वहाँ बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। नियमित और विशिष्ट परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विशिष्ट परावर्तन का अर्थ क्या है? परावर्तन के नियम विफल हो गए। तो बच्चों उत्तर देखते हैं। ये भी नियमित विशिष्ट परावर्तन भी ये भी पेपर में आपकी मार्च की वर्कशीट में आया था। नियमित परावर्तन, विशिष्ट परावर्तन। नियमित परावर्तन यह प्रकाश चिकनी पृष्ठों पर आपतित होता है। विशिष्ट परावर्तन खुरदरे पृष्ठों पर होता है। मतलब चिकने का अर्थ है इस तरीके से होगा, इस तरीके से परावर्तन होता है नियमित, है ना। और अनियमित जो परावर्तन होता है इसकी सतह जो खुरदरी होती है ऐसे करके ऐसे ये परावर्तन होता है, तो ये अनियमित परावर्तन होता है। यह किरणें एक विशेष दिशा में परावर्तित होती है, इसकी किरणें अनियमित दिशाओं में परावर्तित होती हैं। उदाहरण समतल दर्पण द्वारा परावर्तन, दूसरा सड़क की सतह से परावर्तन। सड़क की जो सतह होती है वो खुरदरी होती है, तो विस्तृत परावर्तन होता है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। निम्न में से प्रत्येक स्थान के सामने रखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विशिष्ट परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब लकड़ी की मेज पर, गत्ते के पृष्ठ पर, दर्पण पर, चौक पाउडर पर, संगमरमर के फर्श पर और कागज के टुकड़े पे। तो बच्चों ये भी प्रश्न आया था आपकी मार्च वर्कशीट पर, इसको समझेंगे। अगर पॉलिश जो है लकड़ी की मेज जो होती है अगर पॉलिश की हुई तो चिकना पृष्ठ है, तो उसमें जब प्रकाश की किरण उससे परावर्तित होती है तो एक नियमित परावर्तन होता है। चौक जो पाउडर होता है उसकी जो सतह होती है नियमित पृष्ठ होता है, तो प्रकाश की किरणें जब उससे परावर्तित होंगी तो एक विस्तृत परावर्तन होता है। तीसरा है कार्डबोर्ड भी एक अनियमित पृष्ठ है, जब प्रकाश की किरण उससे परावर्तित होती है तो एक विस्तृत परावर्तन होता है। चौथा, संगमरमर के फर्श पर जो फैला जल चिकना पृष्ठ प्रदान करता है, इसलिए जब प्रकाश की किरण उससे परावर्तित होती है तो एक नियमित परावर्तन होता है। कागज का एक टुकड़ा चिकना दिखाई दे सकता है, लेकिन इसमें कई छोटी अनियमितताएं हैं, इसलिए जब प्रकाश की किरण उससे परावर्तित होती है तो एक विस्तृत परावर्तन होता है। अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 पर। परावर्तन के नियम बताना है। परावर्तन के नियम, पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तित पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। फिर है यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, अगला प्रश्न है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अवलंब एक ही तल पर होते एक क्रियाकलाप का वर्णन अपन को करना है। तो अपन उत्तर पढ़ेंगे इसका। किसी मेज या ड्राइंग बोर्ड पर सफ़ेद कागज का शीट लगाएंगे, एक कंघा लेंगे, इसके बीच की जो दांत होते को छोड़कर सभी जो खुले स्थानों को बंद कर देंगे। इस कार्य के लिए आप काले कागज की एक पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। कंघे को कागज की शीट के लंबवत पकड़िए और एक टॉर्च की सहायता से प्रकाश डालिए। टॉर्च तथा कंघे के थोड़े समायोजन के पश्चात आप कंघे के दूसरी ओर कागज की शीट के अनुदिश प्रकाश की एक किरण देखेंगे। कंघे और टॉर्च को इस स्थिति में स्थिर रखेंगे। प्रकाश किरण के गमन पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। शीट मेज के किनारे से थोड़ी बाहर निकली हुई होनी चाहिए। शीट के बाहर निकले भाग को बीच में से काटिए। परावर्तित किरण को देखिए। सुनिश्चित कीजिए कि परावर्तित किरण कागज के बाहर निकले भाग पर ही दिखाई दे। कागज के बाहर निकले उस भाग को मोड़िए जहां पर परावर्तित किरण दिखाई दे रही है और कागज को फिर मूल स्थिति में लाइए।
फिर क्या होता है, इस तरीके से दिख रहा है आपको चित्र को मिला के अपन ने गत्ता लिया, ये कंघा है, ये टॉर्च है और ये अपन ने देखा, तो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, परावर्तित हो रही। फिर हमने इस गत्ते को काट लिया, तब क्या किरण दिख रही है, दिख रही है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि जो तीनों चीज़ें हैं एक ही तल पर रहती हैं। जब मेज कागज़ की पूरी शीट पर फैलाते हैं तो एक तल को निरूपित करते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अवलंब और परावर्तित कण सभी इसी तल में होते हैं। जब हम कागज़ को मोड़ देते हैं तब हम एक नया तल बना देते हैं, तो उस तल से भिन्न होता है इस जिसमें आपतित किरण, अवलंब स्थित होते हैं। तब हम परावर्तित किरण को नहीं देख सकते। तो यह दर्शाता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, अवलंब और परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर रहेगा, 2 मीटर दूर हमको दिखाई देगा। आंसर देखते हैं 2 मीटर। फिर दूसरा खाली स्थान देखते हैं बच्चों। यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर हम दायां हाथ से अपने बाएं कान को छूते हैं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि हमारा दायां कान बाएं हाथ से छुआ गया है। ये किसके कारण होता है, पाश परावर्तन के कारण। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपको पुतली का जो साइज है बड़ा हो जाता है। रात्रि में पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शकुनों की जो संख्या होती है वो कम होती है। इस कारण जो रात में जैसे उल्लू है वो देखता है। फिर अगला प्रश्न नंबर 7। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के कैसे होता है, बराबर होता है, तो सदैव इसका आंसर होगा। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, दर्पण के पीछे और बिंब के आकार का बनता है। मतलब जिसमें हम जो अपना चेहरा देखते हैं वो आपका समतल दर्पण, तो उसमें हमारा चेहरा वैसे ही दिखता है जैसा हम हैं और हमारी साइज भी उतनी ही दिखती है। क्लेडाइडोस्कोप की रचना का वर्णन करना है। तो क्लेडाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की 3 चौड़ी आयताकार पट्टियाँ लें, उसे प्रिज्म की आकृति के अनुसार उन्हें जोड़ना है। इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाना है। सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ा लंबा और ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कर दी जिससे भीतर का जो दृश्य है देखने के लिए छिद्र बना दे। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पण को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के कुछ टुकड़े रखिए। ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर दीजिए। तो बच्चों ये मैंने आपको जो इस चैप्टर का जो वीडियो जिससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर को समझाया, तो आप उसको देखना, तो ये आपको क्लेडाइडोस्कोप की रचना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर आप मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो नामांकित जो चित्र होता है, तो बच्चों ये भी आपकी मार्च की वर्कशीट में भी आया है। तो ये चित्र आया, तो ये देखो आप मानव नेत्र ये अपना ए लेंस है, ये परितारका है, पछवा पेशी है, कॉर्निया है, प्रकाशित तंत्र का है और ये रेटिना है। तो बच्चों ये 9th-10th में भी आता है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, ये भी बहुत आता है पेपर में। फिर अगला है कि गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 16.8 को करना चाहता, तो उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। कि आप अध्यापक की सलाह के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कि जो लेजर होती है टॉर्च की, लेजर में टॉर्च की जो तीव्रता बहुत अधिक होती है, इससे बड़ी मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। आपने भी देखा होगा, ये आँखों के लिए हानिकारक है, इससे स्थायी नुकसान हो सकता है। लेजर टॉर्च को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लंबी अवधि तक नहीं देखना चाहिए। कुल मिला के अपना सीधा प्रकाश अपनी आंखों में नहीं पड़ना चाहिए। वर्णन कीजिए कि आप नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। तो ये आवश्यक है, हमें अपने नेत्रों की जो देखभाल करनी चाहिए। यदि कोई समस्या है तो हमें किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच करनी चाहिए। सबसे पहले यदि परामर्श दिया गया तो उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, नेत्रों के लिए कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश नेत्र खिंचाव और सरदर्द भी कर सकता है। दूसरा क्या है, सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति भी पहुंचा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट है, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी हमें सीधा नहीं देखना चाहिए। हमें अपने नेत्रों को कभी रगड़ना नहीं चाहिए। यदि हमारे नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो उसे हमें जल से धोना चाहिए। यदि कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमें अपने नेत्रों को बारंबार स्वच्छ जल से धोना चाहिए और पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की समान दूरी पर
रखना पढ़ना चाहिए और हमें अपनी पुस्तक को नेत्रों में बहुत दूर ले जाकर नहीं पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं अपन कि यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। हम जानते हैं आपतित किरण का कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है, तो ये अपन कर सकते हैं कोण आई कोण आर बराबर 90 डिग्री, कोण आई बराबर 90 डिग्री, फिर अपन 2 कोण आई 90 डिग्री, इसका डिवाइड कर दे 45 डिग्री। मतलब कुल मिला के है कि जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। यदि दोनों 90 डिग्री के हैं तो उनका आधा आधा कर देंगे तो ये अपना 45 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये पूरा 90 डिग्री का है तो ये अपन आधा करेंगे तो ये 45 डिग्री का और ये वाला 45 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हैं तो इनके बीच की रखी एक मोमबत्ती में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो जैसा कि 16.19 में दर्शाया गया है। दूसरे दर्पण पर परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। तो ये चित्र है बच्चों, इसको बना लेना, ये भी पेपर में बहुत आता है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 16। चित्र 16.20 में दर्शाए अनुसार भुज एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटकर एक किनारे पर खड़ा है, मतलब ये इस पर खड़ा है, ठीक है। और क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है, ये दर्पण है देख सकता है। क्या वह पी क्यू आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब भी देख सकता है, ये प्रतिबिंब जो वस्तु है इन्हें देख सकता है। तो अपन इसका उत्तर पढ़ते हैं। भुजो स्वयं को नहीं देख सकता क्योंकि वह दर्पण के सामने खड़ा नहीं खड़ा है ना। हालांकि वह पी और क्यू वस्तुओं को देखने में सक्षम है, क्योंकि पी क्यू से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ पहुँच रही हैं, उसकी आँखों तक पहुँच रही हैं। तो वस्तु आर से किरण प्रतिबिंब नहीं हो रही है और भुजों तक पहुँचती, इसलिए आर वस्तु हमको नहीं दिखेगी। मतलब पी क्यू वाली जो वस्तु है वो तो दिखेंगी पर आर नहीं दिखेगी, क्योंकि आर की वस्तु टकरा के उसकी आँख तक नहीं पहुँच रही, जबकि ये ओ की और पी की टकरा के उसकी आँख तक पहुँच रही है। तो भुजों को ये वस्तु दिखेंगी, पी और क्यू वाली, और आर वाली नहीं दिखेगी। फिर अपन प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं कि ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। ए पर स्थित वस्तु की है ना, तो क्या स्थिति बी से पहले प्रतिबिंब देख सकते हैं, क्या स्थिति सी से भुज इस प्रतिबिंब को देख सकता है, ए। और जब पहली बी और सी पर चली जाती है, पहली है बी और सी पर चली, तो ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है। इनके उत्तर अपन को देखना है, तो अपन देखते हैं। स्थिति ए में वस्तु की छवि दर्पण के पीछे बनेगी और ये दर्पण से दूर उस दूरी पर होगा जिस दूरी पर वस्तु होगी। दूसरी स्थिति में हाँ पहली वस्तु को देख सकती, क्योंकि ए से परावर्तित किरण बी तक पहुंच रही है, ए से परावर्तित किरण कहाँ तक पहुंच रही है, बी तक पहुंच रही है। फिर भुजो प्रतिबिंब को देख सकता है, क्योंकि उसकी आंखें ए से परावर्तित किरण को प्राप्त कर रही। तो भुजो जो है ये भुजो ए भी ए से एक ही वस्तु को देख सकता है। क्यों देख सकता है, देखो बच्चे, जो किरण परावर्तित होती है उसको देख सकते हैं। पहली ने भी ए से जो परावर्तित किरण हुई उस तक पहुंची, तो पहली ए से स्थित वस्तु को देख सकता है। भुजो भी देख सकता है, क्योंकि भुजो से भी जो वस्तु से परावर्तित किरण भुजो तक पहुंच रही है ना। अगला है, यदि हम बी और सी से परावर्तित किरणों को पता लगाते हैं, बी और सी से, तो वे दर्पण के पीछे बिंदु पर परावर्तित होते। दर्पण के पीछे बिंदु मतलब इस पर, तो छवि ए की स्थिति तभी बनेगी जब पहली बी से सी तक जाती है। तो ये प्रश्नोत्तर बच्चों पूरे हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिंदी साइंस सॉल्यूशन चैनल, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।